पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से और मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और मोज़ले नामक वैज्ञानिक के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया, जिसमें वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 रखी गई और इसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया। एस ब्लॉक तत्वों को कहाँ रखा गया? लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया। पी ब्लॉक तत्वों को राइट हैंड साइड में रखा गया और एस और पी के बीच में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया और एफ ब्लॉक के तत्वों को सबसे नीचे अलग से स्थान दिया गया। अब ये हम पढ़ते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। अब हमने पहले पार्ट में शुरू करने से पहले पढ़ा था कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बनाएंगे, कि जो कोष होते हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, उसी में उपकोष की अवधारणा भी होती है और उपकोष कितने होते हैं? एस, पी, डी और एफ। तो एस, पी, डी, एफ ये 4 उपकोष होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से भरे जाते हैं हमने देखा, इसीलिए हमने शुरू में उसको बताया था आपको कि हम किसी भी तत्व का क्या बना सकें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकें। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मिनिमम तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ये जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे हम बात करें तो एस ब्लॉक में यदि एस कोष में यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो हम उसे एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब इन्हें ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनको कहाँ रखा गया आवर्त सारणी में? पहले और दूसरे वर्ग में रखा गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NS 1 से लेकर के 2, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। इसलिए N का मतलब क्या हो गया? वाह्यतम कोष। वाह्यतम कोष में और उपकोष होगा S और 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं अपन? क्षार धातुएं कहते हैं और दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इस प्रकार से इनका नाम है। अब सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो ये पहले वर्ग के तत्व हैं कुछ, जैसे हाइड्रोजन है 1s2, ठीक है ना, 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s1। लिथियम का क्या होता है परमाणु क्रमांक 3? तो 1s2 2s1, ठीक है ना, 2s1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस उपकोष में। उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। इसी प्रकार से लिथियम के नीचे क्या आता है फिर? सोडियम। सोडियम क्या आ गया? 1s2, 11 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हो गए पहले वर्ग के सदस्य। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग के सदस्य क्या हो गए? बेरिलियम 1s2 2s2, वाह्यतम कोष में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों किसमें? एस उपकोष में। इसी प्रकार मैग्नीशियम में 1s2 12 परमाणु क्रमांक है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एस उपकोष में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसे अपन कहेंगे एस ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार से जब पी उपकोष में आएगा तो उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? NS2 NP 1 से लेकर के 6, क्योंकि वाह्यतम पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, ये इसका होता है। और आवर्त सारणी में इन्हें वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 के मध्य में रखा गया है। इनका वाह्यतम कोष अपूर्ण रहता है और इसके अंतर्गत धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, ये तीनों प्रकार के तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अब मुख्य रूप से इसमें 16वें वर्ग के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है? चैल्कोजेन, यानी जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है ना, इनको। और 17वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? हेलोजन, ये सामान्य नाम है। और जो 18वें वर्ग के तत्व हैं उनको हम निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, शून्य वर्ग या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो जैसे हमने कहा भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 13वें वर्ग से। तो 13वें वर्ग का पहला सदस्य हो गया बोरोन। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p1। इसी प्रकार फिर आ गया 14वां वर्ग। 14वें वर्ग में क्या हो गया? 1s2 2s2 2p2। फिर नाइट्रोजन 2p3, ये 15वां वर्ग हो गया।
इसी प्रकार से फिर 16वां वर्ग, 16वें वर्ग में क्या हो गया, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन 17वां वर्ग, ये 17वें वर्ग का सदस्य है, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। और फिर ये 18वां हो गया नियोन 1s2 2s2 2p6। वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये निष्क्रिय विन्यास हो गया और इस प्रकार से ये हो गया पी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक में क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा और इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और आवर्त सारणी में इनको एस और पी के मध्य में रखा गया है, अर्थात 3 से लेकर के 12 वर्ग तक में इनको रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सभी मेटल्स आते हैं, धातुएं आती हैं और वाह्यतम 2 कोष इनके अपूर्ण होते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कोष में प्रवेश करता है, यानी वाह्यतम कोष कौन सा हो गया, चौथा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का आएगा अंतिम तीसरे कोष में आएगा और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। जैसे हम कहें स्कैंडियम, इसका जो एक सदस्य का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो देखो वाह्यतम कोष कौन सा हो गया, 4s। तो वाह्यतम क्या हो गया, ns, n की जगह क्या आ गया 4। अब n-1 करेंगे तो क्या आएगा 3 और d में क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस प्रकार से 3d1 4s2। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 21 इसका परमाणु क्रमांक है। तो इस प्रकार से ये डी ब्लॉक के तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी के बाद में फिर है एफ ब्लॉक के तत्व, यानी एफ में क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एफ उपकोष में प्रवेश करेगा और इन्हें संक्रमण तत्वों के कहाँ रखा जाता है, मध्य में रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होती है, n-2, यानी बाहर से अंदर वाली दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन आएगा। बाहर से बाहर वाला हो गया, फिर उसके अंदर वाला हो गया और फिर उसके अंदर वाला। तो बाहर से अंदर वाला जो तीसरा कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और इनके जो वाह्यतम 3 कोष हैं वह कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो एस और पी में तो केवल वाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, डी में वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं और एफ में वाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। और इनकी 2 श्रेणियां हैं जिन्हें अपन अभी कह रहे थे, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के ल्यूटेशियम Lu 71 तक चलती है, ठीक है ना। और इसे कहाँ रखा गया है, 6ठे आवर्त में रखा गया है। और 7वें आवर्त में क्या रखा गया है, इनको एक्टिनाइड श्रेणी के सदस्य हैं जो थोरियम 90 से स्टार्ट होती है और लॉरेंसियम Lr 103 तक चलती है। तो इस प्रकार से इनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। तो इस प्रकार से ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक 4 प्रकार के जो तत्व हैं उनको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आवर्त सारणी में अगर अपन बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक और इन दोनों के बीच में होते हैं डी ब्लॉक। और डी में ही स्थान दिया गया एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो इस प्रकार से एस, पी, डी, एफ ब्लॉक के तत्वों को हम ध्यान में कर सकते हैं। अब यदि परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा अधिक हो जाए, 100 से अधिक हो जाए, तो उस परिस्थिति में इन तत्वों के नामों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई जिसे हम IUPAC और पद्धति कहते हैं, जिसके आधार पर अंकों को एक नाम दिया गया और उन नामों के आगे उन नामों को लिखने के बाद फिर क्या लगा देते हैं अपन, EM लगा देते हैं, तो उस तत्व का नाम बन जाता है। और यदि मान लीजिए वैसे तो 114 तक के तत्वों के नाम ज्ञात हैं, लेकिन हम IUPAC नाम भी उनके लिख सकते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कहीं पर 0 लिखा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, निल लगाएंगे। उसके लिए 1 के लिए क्या लगाएंगे, अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन।
इस प्रकार से ये 0 से लेकर के 9 तक के अंकों के लिए शब्द दिए गए हैं। और यदि मान लीजिए हमें किसी तत्व का नाम लिखना है तो इन शब्दों की जगह, उन अंकों की जगह इन शब्दों को लिखेंगे और लास्ट में ईएम लगा देंगे। जैसे आप देखते हैं सोडियम, ईएम आ रहा है ना लास्ट में, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, तो ये नाम आ रहे हैं, ईएम लगा देंगे लास्ट में। जैसे हमने कहा परमाणु क्रमांक है 102। अब 102 है तो इसका नाम क्या हो गया? 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई और ईएम, अन नील बाई ईएम। 114 के लिए क्या हो गया? अन अन क्वाडियम। तो इस प्रकार से हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक तक के सदस्यों के लिए हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम अगली बात पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं किसी भी तत्व का, SPDF ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी कर सकते हैं, और इनके गुणों के प्रॉपर्टीज के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।